अब हम लोग देख लेंगे बोरोइंग और ये आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोरोइंग पार्ट। बोरोइंग व्हाट डू मीन बाय बोरोइंग? डेब्ट मनी इक्वल टू लोन टेकन प्लस डिवेंचर, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन द ओनर फंड। लायबिलिटीज इंक्लूड बोरोइंग, मतलब लायबिलिटी क्या क्या इंक्लूड करता है? बोरोइंग, ट्रेड पेबल एंड अदर करेंट लायबिलिटी, डिफर्ड पेमेंट, क्रेडिट एंड प्रोविजन। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एसेट इंपॉर्टेंट है। इफ लायबिलिटी छूट गया है, इज ओमिटेड और अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट शो और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। बोरोइंग आर मनीज मेड अवेलेबल यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। बोरोइंग मनी है जो कि मेड अवेलेबल होता है यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैंक लोन्स, डिवेंचर, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट ईटीसी, ठीक है। अब आ जाते हैं द बिलो टेबल समराइज द ऑडिट प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन वाइल ऑडिटिंग बोरोइंग। कौन कौन सा पॉइंट वगैरह सब हमें देखना पड़ता है। एग्जिस्टेंस एसेशन के लिए हम बोर्ड एग्जिस्टिंग एसेशन के लिए हम बोर्ड मिनट देखेंगे, फिर लोन एग्रीमेंट देखेंगे, फिर बैंक कन्फर्मेशन देखेंगे, फिर लीज एंड हायर परचेज का एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे, डिवेंचर एग्जामिनी ट्रस्ट डीड वगैरह देखेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देखेंगे और रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस एसेशन चेक करने के लिए। और बोर्ड रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट पास हुआ है फॉर अप्रूविंग न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट, कोई भी न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए। ड्यूरिंग रिव्यू इंश्योर कर लेंगे न्यू लोन एग्रीमेंट चाहे बोर्ड इशुएंस वेयर ऑथोराइज, इंश्योर कर लेंगे सिग्निफिकेंट डेब्ट कमिटमेंट वेयर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर दूसरा पॉइंट लोन एग्रीमेंट के लिए। लोन एग्रीमेंट के लिए हम क्या चेक करेंगे? उसका इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे, नेचर चेक करेंगे, रिपेमेंट टर्म चेक करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे बोरोइंग लिमिट कोई भी इफ़ एनी इम्पोज बाय एग्रीमेंट आर नॉट एक्सीडेड, मतलब बोरोइंग लिमिट जितना लेना है वो एग्रीमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे 5 लाख का लोन लेना है तो 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं लेना चाहिए। 5 लाख का एग्रीमेंट बना है तो 6 लाख नहीं होना चाहिए। फिर बैंक कन्फर्मेशन ले लेंगे। रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस हैज़ पर ये से 5 से 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग फ्रॉम द लेंडर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्री कर लेंगे डिटेल वगैरह लीज हायर परचेज का क्रेडिटर से विद द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इन केस ऑफ डिवेंचर एग्जामिनी ट्रस्ट डीड हम इसके लिए SS12 फॉर्म देख लेंगे। टर्म एंड डेट ऑफ रिडेम्पशन, बोलिंग रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस विथ कॉन्वीनियंस। और फिर हम देख लेंगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में हम क्या देख लेंगे? डेप्ट कितने पे रिटायर हो रहा है और डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन एसेट सिक्योरिंग द डेप्ट। फिर ऑब्टेन कर लेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द लायबिलिटी व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम बाय द लेंडर, ठीक है। ये सब एग्जिस्टेंस एसेशन के लिए चेक करेंगे। क्या क्या चेक कर लेंगे एक बार शॉर्ट में हम देख लेते। बोर्ड मिनट देख लेंगे, लोन एग्रीमेंट देख लेंगे, बैंक कन्फर्मेशन देख लेंगे, लीज एंड हायर परचेज देख लेंगे, डिवेंचर एग्जामिनी ट्रस्ट डीड देख लेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देख लेंगे और रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। और कंप्लीटनेस के लिए क्या क्या हमें देखना पड़ेगा? ऑब्टेन मतलब कंप्लीटनेस के लिए हम शेड्यूल ले लेंगे, लोन मूवमेंट शेड्यूल, ठीक है। लोन मूवमेंट शेड्यूल में क्या रहेगा? एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड और एट द एंडिंग पीरियड में कितना बैलेंस रह जाएगा वो चेक कर लेंगे हम लोन मूवमेंट शेड्यूल के हिसाब से। ऑब्टेन कर लेंगे शेड्यूल शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, ठीक है। वही लिखा है नीचे, आप लोग पढ़ सकते हैं। और कंसिडर कर लेंगे कोई भी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेप्ट ऑब्टेन, कोई भी एडिशनल डेप्ट लिया है उसके लिए अलग से एविडेंस वगैरह सब ले लेंगे। और उसके लिए हमें एग्जामिनेशन मतलब माइन्यूट ले लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्मेशन फ्रॉम बैंक और लेंडर में एंट्री किया है। सपोर्ट फॉर सब्सिक्वेंट कैश डिस्बर्समेंट। ट्रेस कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंस एज पर जनरल लेजर। आजकल ये मैनुअली नहीं होता है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर में ये रिलाई करेंगे, ठीक है। बैंक ऑडिट करते हैं उन्हें समझ में आता होगा। Review subsequent transaction after the end of reporting period to determine if there are unrecorded liability at year end and transaction recorded in the correct period, that is fresh loan taken near the balance sheet date। कोई भी मोटा अमाउंट का लोन लिया होगा वो जैसे कि 31 मार्च में वो चेक कर लेंगे। और इसके लिए डेब्ट एक्टिविटी चेक करेंगे। उसमें पीरियड 13 टेस्टिंग होता है। पीरियड 13 टेस्टिंग में क्या होता है? जैसे कि ये ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2023 और इसके लिए हम
अप्रैल मंथ का 23 का भी चेक कर लेंगे। कोई भी अप्रैल मंथ में मोटा अमाउंट पीरियड एंडिंग 23 के लिए हुआ रहेगा तो वो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, डेब्ट एक्टिविटी से वेरीफाई कर लेंगे। फिर हम लगाएंगे डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीड्यूर। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीड्यूर में हम क्या क्या करते हैं, एसर्टेन कर लेते हैं कन्फर्मेशन, टेस्ट ऑफ डेट और उसका इंटरेस्ट बैलेंस, ठीक है। और रिमाइंडर हम भेजेंगे फॉर नॉन रिप्लाईज। कंपेयर द बैलेंस, कंपेयर कर लेंगे बैलेंस जितना कन्फर्मेशन ऑब्टेंड हुआ रहेगा और जितना बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया रहेगा। इफ़ उतने का कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो उसका डिफरेंस का रिकॉन्सिलिएशन कर लेंगे और उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह सब मंगा लेंगे फॉर द रिकॉन्सिलिंग आइटम ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस। फिर आ जाएंगे वैल्यूएशन करते वक्त हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह देखेंगे एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेब्ट आर एप्रोप्रिएट एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अकाउंटिंग पॉलिसी हम क्यों देखेंगे, क्योंकि ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट उसमें जोड़ा रहेगा, इंटरेस्ट, और उसमें जोड़ा रहेगा एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब होगा कोई भी अमाउंट हमें देना पड़ेगा, वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होगा। जैसे कि हम लोग कोई लोन अमाउंट बाहर की बैंक वगैरह से लिए रहेंगे तो एग्रीमेंट हम 80 पर डॉलर के हिसाब से किए रहेंगे और $85 आज का डेट में पहुंच जाएगा लोन लेने का डेट में। तो 5 अमाउंट का लॉस रहेगा, वो फॉरेक्स लॉस रहेगा, वो भी जुड़ जाएगा लोन एग्रीमेंट लोन अमाउंट में, ठीक है। इसीलिए हम अकाउंटिंग पॉलिसी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वैल्यूएशन एसेसन चेक करते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी इसीलिए हम देखते हैं। और एग्री कर लेंगे लोन बैलेंस और लोन पेएबल टू द लोन एग्रीमेंट। लोन बैलेंस और लोन पेएबल जितने का लोन अमाउंट दिया रहेगा और लोन जितने का पेएबल होगा वो लोन एग्रीमेंट के हिसाब से हम देख लेंगे। रिकम्प्यूट कर लेंगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट और कोई भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रहेगा तो वो भी हम देख लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। ये कैसे करते हैं, ये एक्सेल शीट के थ्रू हम करते हैं करते वक्त। और चेक कंप्यूटेशन कर लेंगे, कोई भी एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट है तो हम उसका कंप्यूटेशन वगैरह चेक कर लेंगे। और फॉर फॉरेन करेंसी लोन चेक द closing exchange rate used and verify the computation of the restatement of foreign currency balance outstanding at the pre-year end। इसके लिए एक अलग सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। वो उस अकाउंटिंग हम फॉरेन करेंसी लोन्स वगैरह चेक कर लेंगे। इसमें हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगाते हैं फॉर क्लोजिंग डेट के लिए निकालने के लिए। और प्रोविज़न वगैरह हम देख लेंगे लोन एंड डेब्ट एग्रीमेंट के लिए। रीड द प्रोविज़न इन द लोन एंड डेब्ट एग्रीमेंट एंड वेरीफाई द फ्लोइंग। टेस्ट दैट एंटिटी इज इन कंप्लायंस विथ लोन कोविनिएंट एंड अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट। कोविनिएंट का मतलब होता है एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब एंटिटी कंप्लाई करता हो रहेगा लोन कोविनिएंट एंड अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजन के हिसाब से। इफ़ देयर आर एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन ऐसा रहेगा हुइच द एंटिटी इज नॉट इन द कंप्लायंस, डिटरमाइन वेदर द डेब्ट शुड बी क्लासिफाइड एज करेंट। मतलब ये देख लेना है कोई भी ऐसा कंप्लायंस नहीं करता है तो वो डेट करेंट डेट तो नहीं है। इफ़ इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन हैज़ बीन वेव्ड बाय द लेंडर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कॉन्वीनियंट, मतलब कोई भी कॉन्वीनियंट कोई भी लेन देन करते वक्त कोई भी ब्रीच हो गया, कोई भी मतलब नहीं दिया अमाउंट टाइम पे, तो कोई भी एंटिटी का ऑब्टेन कर लेगा कन्फर्मेशन लेंडर के हिसाब से कि वो सचमुच में उतना अमाउंट का छोड़ा है कि नहीं, वो उतना अमाउंट एग्जामिन करेंगे। ड्यू डेट ऑन लोन फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के लिए 12 मंथ से ज़्यादा का लोन लॉन्ग टर्म लोन में चला जाएगा और 12 मंथ विद इन का लोन रहेगा वो शॉर्ट टर्म में आएगा। वेयर इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फॉलोइंग ड्यू विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुटनोट के हिसाब से हम देख लेंगे, फुटनोट में लॉन्ग टर्म लोन के बारे में दिखाया रहेगा। वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट, करेक्टनेस हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। एग्जामिन कर लेंगे डेब्ट एग्रीमेंट फॉर एनी रिस्ट्रिक्टिव कोविनिएंट्स। कोई भी विदेशी बैंक वगैरह से लिया रहेगा लोन वगैरह तो कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्टिव कोविनिएंट तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव कि आप इतने अमाउंट में नहीं कर सकते, इतने अमाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कोविनिएंट तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे डेब्ट एग्रीमेंट के थ्रू।
or is important term in the loan agreement and document if any evidencing charge in respect of such loan and advance, whether requirement of the applicable status regarding creation and registration of charge have been complied with, including disclosure of the same to the extent mandated by statute and considered necessary for proper understanding of the user of financial statement. In case of the value of security falls below the amount of loan outstanding, examine whether the loan is classified as secured only to the extent of market value of the security. कोई भी सिक्योरिटी जो गिरवी रखा होगा लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, वो सिक्योरिटी तो गिर तो नहीं गया मार्केट वैल्यू से नीचे, वो हमें चेक कर लेना है. एग्जामिन हायर परचेज एग्रीमेंट, एग्जामिन कर लेना हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट बाय द एंटिटी एंड इंश्योर कर लेना है करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट. जितने हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें से हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, इंटरेस्ट जुटा रहता है, जीएसटी वगैरह रहता है, वो करेक्टनेस हमें चेक कर लेना है. सोन एज द आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट एंड ऑल्सो एग्जामिन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी हमें चेक कर लेना है. हायर परचेज एग्रीमेंट करते वक्त कोई भी सिक्योरिटी तो नहीं दिया है, वो सब चेक कर लेना है. और केयरफुली रिव्यू करना है बोरोइंग विथ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन के साथ. वो कंप्लाई, वो हमें कौन सा एएस बताता है, एएस 18 एंड इंड एएस 24. इंड एएस के हिसाब से 24 लगेगा रिलेटेड पार्टी में और एएस के हिसाब से एएस 18. और वेरीफाई करना है वेदर लायबिलिटीज़, वेरीफाई कर लेना है वेदर लायबिलिटी टुवर्ड बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल, डिस्काउंटेड बिल, नेगोशिएटेड चेक, डिस्काउंटेड ईटीसी आर करेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड डिस्क्लोज्ड होना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई दैट द अमाउंट बोरोड इज विद इन द borrowing power of the company as laid down by the article of association and memorandum of association. अमाउंट जितना लिया रहेगा वो विद इन बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी के हिसाब से होगा, जो कि मेंशन किया रहेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. फिर हमें वेरीफाई कर लेना है कंपनी, वेरीफाई दैट कंपनी हैज़ नॉट कंट्राविट द रिस्ट्रिक्शन लेड डाउन बाई सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बोरोइंग ऑफ द कंपनी. सेक्शन 80 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, टोटल बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड मोर देन पेड ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. ये हमें कहाँ से मिल जाएगा सिक्योरिटी, मतलब ये इतने का लिमिट दिया है सेक्शन 181 क्लॉज सी में. ठीक है, टोटल बोरोइंग इज शुड नॉट एक्सीड मोर देन पेड ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. इफ़ इससे ज़्यादा का बोरोइंग है तो स्पेशल रेजोल्यूशन ले लेना है, जो कि स्पेशली पास हुआ रहेगा शेयर होल्डर के थ्रू. ठीक है, तो फिर एग्जामिन कर लेंगे पर्पज फॉर हुई दैट अमाउंट इज बोरोड एंड इंश्योर कर लेंगे अमाउंट इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. एग्जामिन करना है, मतलब जितने अमाउंट का बोरोड अमाउंट का है ना, वो देख लेना है, और उतने अमाउंट का यूज़ नहीं रहेगा इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ये कारो में लिखा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कारो क्या कहता है. ये कारो जिस अमाउंट के लिए बोरोइंग लिया रहता है उसी पर्पज़ के लिए वो स्पेंड होना चाहिए. whether the entity has accepted deposit, examine whether the directive issued by the RBI or other appropriate authority have been complied with. मतलब ये भी RBI के साथ और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ कंप्लाई तो कर रहा है ना, कोई भी डिपॉजिट वगैरह सब एक्सेप्ट किया है, तो ये यहाँ से हम देख लेंगे. और डिस्क्लोजर में हम क्या क्या देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्लासिफाइड एज बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म लोन में हम देखेंगे कहाँ से लिया है, फ्रॉम बैंक से लिया है कि फ्रॉम अदर पार्टी से लिया है. डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी वगैरह देने में चूक तो नहीं गया है, उसे हम बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी. डिपॉजिट वगैरह देखेंगे कहाँ पर डिपॉजिट किया है. लोन एंड एडवांटेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी के साथ कितना लोन और एडवांसेज लिया है वो उतने का हम वेरीफाई कर लेंगे. लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस बिल ऑब्लिगेशन, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का क्या लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है वो देख लेंगे. कोई भी अदर लोन एंड एडवांसेज है उसका नेचर वगैरह स्पेसिफाई कर देंगे. फॉलोइंग शेयर फर्दर भी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. नेचर ऑफ सिक्योरिटी शेल बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन ईच केस. मतलब बोरोइंग एक सिक्योर्ड भी हो सकता है, एक अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, और उसका नेचर ऑफ सिक्योरिटी उसका स्पेसिफाइड सेपरेटली करना रहेगा हर एक केस, अलग केस में. और थर्ड नंबर पॉइंट, वेदर लोन हैज़ बिन गारंटीड. कोई भी लोन गारंटी तो नहीं है, डायरेक्टर ने कोई भी लोन का गारंटी तो नहीं दिया है, चाहे किसी और बंदे ने तो नहीं दिया है, वो देख लेंगे. एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन अंडर ईच हेड शेल बी डिस्क्लोज्ड.
एग्रीगेट अमाउंट मतलब एग्रीगेट एक मोटा अमाउंट उस लोन का अलग से डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, वो देख लेंगे। बॉन्ड डिवेंचर अलॉन्ग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्टिकुलर ऑफ रिडेम्पशन और कन्वर्जन हैज द केस में भी कोई भी बॉन्ड और डिवेंचर उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, उसका रिडेम्पशन का कन्वर्जन का कितना अमाउंट है वो चेक कर लेंगे। सेल बी स्टेटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी और कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्देस्ट रिडेम्पशन पॉइंट और कन्वर्जन डेट एज द केस में भी, मतलब जब रिडेम्पशन हो रहा है तब से देखना है। जैसे कि हमें देखना है रिडेम्पशन इफ 30 मतलब 15th ऑफ अप्रैल हो रहा है तो 15th ऑफ अप्रैल से इधर का अमाउंट हम चेक करेंगे, ठीक है। 15th ऑफ मार्च हम देख लेंगे, 15th ऑफ मार्च तो 15th ऑफ मार्च का इधर का अमाउंट वगैरह सब देख लेंगे इसमें। पार्टिकुलर ऑफ एनी रिडेम्ड बॉन्ड डिवेंचर व्हिच आर कंपनी हैज़ बीन पावर टू रीइश्यू शेल बी डिस्क्लोज्ड, मतलब कोई भी ऐसा बॉन्ड चाहे डिवेंचर कंपनी रीइश्यू करना चाहेगा वो डिस्क्लोज हुआ रहेगा कि नहीं वो देख लेंगे। टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन एंड अदर लोन शेल बी स्टेटेड, टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन एंड अदर लोन शेल बी स्टेटेड, कब रीपेमेंट करना है टर्म लोन अदर लोन वो स्टेट हुआ रहेगा, वो लिखा रहेगा। पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट एज ऑन द बैलेंस शीट, मतलब कितने पीरियड के लिए अमाउंट डिफ़ॉल्ट हुआ है, कितने अमाउंट का अमाउंट डिफ़ॉल्ट हुआ है बैलेंस शीट डेट का वो देख लेंगे स्पेसिफाइड सेपरेटली इन ईच केस। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या देखना है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम ट्रेड पेबल एंड अदर का देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या देखना है, हैज़ बीन क्लासिफाइड एज लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर पार्टी, लोन एंड एडवांसेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट, अदर लोन एंड एडवांस, borrowing shall be further be subclassified as secured and as unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case. Where loan have been guaranteed by director or other, the aggregate amount of such loan under each head shall be disclosed. Or period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of loan and interest shall be specified separately in each case. Current maturity of long term borrowing shall be disclosed separately. ये हमारा हो गया बोरोइंग का ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।